Good morning students. In class 11th today we will discuss the equilibrium of rigid bodies. तो इक्विलिब्रियम है उसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम if it remains at rest or moves with a constant velocity in a particular direction। चाहे तो बॉडी क्या करे, रेस्ट में रहे या मोशन में हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, या कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर दिस द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सलेशन। तो हमारे पास तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? मास इंटू एक्सलेशन। अगर ये वैल्यू जीरो है तो यानी हमारे पास एक्सलेशन क्या होना चाहिए बॉडी के अंदर? जीरो। बिकॉज क्योंकि जो मास ऑफ ए बॉडी है इट कांट बी जीरो, क्योंकि मास तो कभी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब इनमें से एक वैल्यू जीरो हो या दोनों हो। लेकिन दोनों नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है मास किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। तो यानी इसका अर्थ है कि वहाँ पर एक्सलेशन क्या है बॉडी की? जीरो। यानी एक्सलेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू जीरो। यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है? जीरो। इट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट या जीरो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या होगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो इट मीन्स व्हेन ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इट विल बी आइदर एट रेस्ट, चाहे तो वो रेस्ट में रहेगी, और इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, या वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, उसी लाइन के अंदर। वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो उसका लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। हम लीनियर मोमेंटम के अंदर 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 11th में भी, ठीक है। इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, या इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ़ द बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन तो उसको बोल सकते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स पोजिशन, अगर उस पोजीशन से थोड़ा सा उसको हिलाया जाए, देन ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट ब्रिंग्स इट बैक टू द इनिशियल पोजीशन। अगर जो फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस होगी, अगर वो क्या करे? उसको उसी पोजीशन में ले आए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी हमेशा उसी पोजीशन में रहेगी, ठीक है। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। फॉर दिस लेट अस कंसिडर ए बॉल। अगर उसके अंदर हमने एक मार्बल पीस रखा है, एक स्फेरिकल बॉडी रख दी, तो जब भी हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो आखिर में वो क्या है? बॉटम में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ए मार्बल प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद है अनस्टेबल। अनस्टेबल में क्या होगा? व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स पोजिशन, when then a force acting on it tries to displace the body या पार्टिकल फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मान लिया कि किसी भी हेमिस्फीयर है उसके ऊपर हमने मार्बल को रख दिया, अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वो वहाँ से नीचे गिर जाएगा, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वहाँ पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? उसके कारण काइनेटिक में आ जाएगा। तो ए मार्बल प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ unstable equilibrium. Now we will discuss the neutral equilibrium. Neutral equilibrium क्या है? When a particle is slightly displaced, जब किसी पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें from a position, उस पोजीशन से, then it does not experience any force acting on it and continues to be in equilibrium in the displaced position. It is
सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर मान लिया कोई भी फर्श है, फ्लोर है, उसके ऊपर कोई गेंद है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो वहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ए मार्बल प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, या कोई भी फ्लोर है उसके ऊपर कोई भी बॉल है, दैट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, मान लिया जैसा कि हम कई बार पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपने एक झूला देखा होगा शीशा, जिस पे बच्चे दोनों तरफ बैठकर झूलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी डज नॉट रोटेट, चाहे तो रोटेट ना करे, और रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे। फॉर दिस, इसके लिए द नेट एक्सटर्नल टॉर्क या वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल मान लेते हैं इन केस ऑफ बीम बैलेंस, बीम बैलेंस बोल सकते हैं या शीशा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। द सिस्टम विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास एक रिजिड स्पॉट है, उसके ऊपर एक बीम है। अगर मान लिया यहाँ पर जो ये एंड है इसको हम ए से नोट कर सकते हैं और ये है इसको बी से। अगर ए पॉइंट पर देखें जो नेट फोर्स है दैट इज F1 लिख सकते हैं, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L1, और इसी तरह से बी के ऊपर जो फोर्स है दैट इज F2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि जो F1 इंटू में L1 यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगेगा, लेकिन उसकी मोशन क्या होगी, अपोजिट। तो वहाँ पर माइनस साइन लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो। तो यहाँ पर जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको टाउ 1 लिख सकते हैं, यानी टॉर्क, और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर F2 इंटू में L2 है, ये क्या है, अगर फोर्स नीचे की ओर है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर माइनस साइन होगा। अगर हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, इसको टाउ 1 फिर माइनस और इसको माइनस टाउ 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नेट सम जीरो, यानी टाउ 1 प्लस टाउ 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी नेट सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो वहाँ पर वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज, तो वहाँ पर क्या होगा, टॉर्क हम पहले प्रूव कर चुके हैं, किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर नेट टॉर्क क्या होता है बॉडी के ऊपर, जीरो, यानी उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है इट इज इक्वल टू जीरो, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट या कंजर्व्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम विल बी जीरो। तो वहाँ पर जीरो के इक्वल होगा। नाउ जो हम लीनियर मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये जो इक्वेशन है इनको हम रोटेशनल में डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पर हमने जो u लिया था उसको हम रोटेशनल में ओमेगा नोट से नोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी v ली थी उसको हम ओमेगा से नोट करेंगे, और जो एक्सलेशन a ली थी उसको हम अल्फा से नोट करेंगे, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लीनियर थी s उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर t है उसको हम t से ही नोट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 वेरिएबल होते हैं इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हम इनको रोटेशनल में डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास ये मान लेते हैं कि जो ओमेगा नोट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जब टाइम क्या है जीरो, ओमेगा क्या है फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से नोट करते थे, इसको हम ओमेगा से, अल्फा क्या है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह हमने क्या रखा ओमेगा, u की जगह क्या रखा ओमेगा नोट,
ए की जगह अल्फा और टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको कैसे ड्राइव करोगे? बिल्कुल सेम वही मेथड होगा जो कैलकुलस मेथड से हमने सोल्व किया था। तो यहाँ पर हमें पता है एक्सेलेरेशन एंगुलर किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इंटू में डी टी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें t इज इक्वल टू 0, जब टाइम क्या है 0, तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल बी ओमेगा नॉट। और जब टाइम t इज इक्वल टू टी होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी ओमेगा के इक्वल। तो अगर हम इनको लिमिट पुट करते हुए इंटीग्रेट करेंगे तो डी ओमेगा, और यहाँ पर अल्फा इंटू में डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके टी तक लिमिट लेंगे। और यहाँ पर ओमेगा के अंदर चेंज है कहाँ से कहाँ तक? ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। ठीक है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अल्फा कांस्टेंट बाहर होगा, टी का इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन टी, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो इसमें ओमेगा की जगह एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस में लोअर लिमिट, और यहाँ पर अल्फा और टी की जगह एक बार अपर लिमिट टी और माइनस में 0, तो यानी टी बचेगा। अगर हम ओमेगा की वैल्यू देखें किसके इक्वल होगा? ओमेगा नोट इधर आकर प्लस का, ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट लीनियर को एस से नोट करते हैं, एंगुलर को थीटा से, इनिशियल वेलोसिटी यू से, और यहाँ पर ओमेगा नोट से। टी सेम रहेगा, प्लस में हाफ, एक्सेलेरेशन को अल्फा से और टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू देखें तो क्या होगा? ओमेगा डी टी। इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन, ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको पता है ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगी? ओमेगा नोट प्लस में अल्फा टी। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और फिर यहाँ पर एक बार डी टी की मल्टीप्लाई ओमेगा नोट से, और एक बार ए टी डी टी। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन करोगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और यहाँ पर लिमिट लोअर और ये अपर। ओमेगा नोट को बाहर रखा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, 0 से लेके टी तक लिमिट पुट कर दी। ठीक है, और यहाँ पर ए को बाहर रखा, टी की पावर 1 है, उसमें एक पावर ऐड और उसी पावर से डिवाइड, तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ओमेगा थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, यानी थीटा माइनस 0। ओमेगा टी की पावर एक बार अपर लिमिट टी, और माइनस में 0, यानी टी बचेगा, प्लस में 1/2 को बाहर ले लिया, अल्फा, और टी स्क्वेयर है, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। तो दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करें तो हमारे पास क्या थी? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास v की जगह ओमेगा रखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस में u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और उसको ओमेगा नोट से पुट करते हैं, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डी थीटा बाई में डी टी। अगर हम एंगुलर एक्सेलेरेशन देखें क्या होती है? डी ओमेगा बाई डी टी। अगर हम डी ओमेगा बाई डी टी को एक बार डी थीटा से डिवाइड कर दें, एक बार डी थीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें पता है डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा के इक्वल, और ये अल्फा, और ये डी ओमेगा डी थीटा। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर डी टी को उधर जाकर मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू में डी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर डी टी आएगा बेटा। ठीक है, क्या आएगा? डी ओमेगा डी टी, ओमेगा इंटू में डी टी। ठीक है, और क्या आएगा? अल्फा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर अल्फा किसके इक्वल है? डी ओमेगा बाई डी टी, इसको इकट्ठा रखा, सॉरी, बिल्कुल ओके है, ये एकदम ओके है। यहाँ पर देखो अल्फा, और हमें पता है डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखते थे? डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी। हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में चेंज इन टाइम। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ओमेगा, यानी ओमेगा, और ये डी ओमेगा बाई डी
ठीक है, डी टी, डी थीटा, डी थीटा, ठीक है। तो ये डी थीटा आएगा बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर ओमेगा डी ओमेगा, यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा, और यहाँ पर अल्फा और डी थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट ओमेगा नोट क्योंकि ओमेगा के अंदर चेंज है, और अपर लिमिट ओमेगा। तो यहाँ पर अल्फा डी थीटा है, तो यहाँ पर हम 0 से लेके थीटा तक इंटीग्रेशन, क्योंकि थीटा के अंदर चेंज है। तो जिसका भी इंटीग्रेशन करना है, जैसे ओमेगा का करना है तो इसकी पावर 1 है, उसमें एक पावर ऐड और उसी पावर से डिवाइड, तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा। तो ये कितना आ गया, ओमेगा की पावर 2 होगी और बाय में 2, ठीक है। और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और यहाँ पर अल्फा को बाहर रखा, थीटा की जगह डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर फिर ये ओमेगा है, इसकी जगह एक बार अपर लिमिट यानी ओमेगा स्क्वायर बाय में 2, और फिर माइनस में ओमेगा की जगह ओमेगा नोट उसका स्क्वायर बाय में 2, और यहाँ पर क्या गया अल्फा और यहाँ पर थीटा, ठीक है, अल्फा थीटा। तो यहाँ पर देखो जो 2 है इधर आकर क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 को कॉमन लेके अगर इसको इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नोट का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, विच इज पैरेलल इक्वेशन ऑफ, जो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसी के पैरेलल है। ये लीनियर में है और ये रोटेशनल में है। ओके, थैंक यू।